20 जुलाई को जब कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद के घेराव का ऐलान किया था, उस रोज प्रदर्शन स्थल जंतर मंतर और संसद के बीच के तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर तैनात पुलिस कर्मियों की संख्या देखकर सुबह 11 बजे तक सहज अंदाजा लग रहा था कि पुलिस संभवतः भारी बल प्रयोग नहीं करेगी। लेकिन 1 बजते बजते पुलिस बल की संख्या और उनका रुख पूरी तरह से बदल गया। भारी लाठीचार्ज हुआ, युवाओं छात्रों को बेतरतीब पीटा गया और उन पर पैलेट गन दागी गई। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आंदोलनकारियों को धमकाया गया। अब जबकि उस रोज की पुलिसिया कार्रवाई को लेकर देश के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। देश की संसद 20 दिनों से बाधित है। हमने उस दिन के पुलिस के रुख को फिर से समझने की कोशिश करी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन। ये रिपोर्ट है द लेंस के सहयोगी आवेश तिवारी की। कॉकरोच जनता पार्टी ने जब दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा लोगों से संसद चलो का आह्वान किया, जिसमें उन्हें संसद की ओर मार्च करने के लिए कहा गया, उस समय सीजेपी अन्य छात्र संगठनों के साथ जंतर मंतर पर 5 हफ्तों से आंदोलन कर रही थी। वे परीक्षा में अनियमितताओं के कारण तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। जंतर मंतर के दोनों छोर क्षमता से भरे हुए थे, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से आए युवा भी शामिल थे। टॉलस्टॉय रोड, जनपथ लेन, संसद मार्ग और जंतर मंतर रोड प्रदर्शनकारियों से जाम हो गए थे और लोग आते जा रहे थे। इसके बाद युवाओं के खिलाफ पुलिस की क्रूर कार्रवाई हुई, जिसमें अनुचित और अप्रत्याशित स्तर की हिंसा देखी गई। पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और यहाँ तक कि पैलेट गन फायरिंग का सहारा लिया। घायलों में शामिल डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के विजुअल आर्ट्स के छात्र प्रशांत सिंह भी शामिल थे। मूल रूप से बिहार के रहने वाले प्रशांत खुद का खर्च चलाने के लिए एक कलाकार के सहायक के रूप में काम करते हैं। उन्होंने मशहूर पत्रिका फ्रंटलाइन को बताया कि मैं कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में था जब पुलिस प्रदर्शनकारियों को पीटने लगी। मैं भीड़ से दूर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन अचानक मेरे दाएं हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे एक साथ 10 सुइयां चुभ रही हो। मेरा हाथ खून से लथपथ हो गया और दर्द के कारण मैं हिल नहीं पा रहा था। प्रशांत पैलेट शॉट से घायल हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं लेडी हार्डिंग अस्पताल भाग गया। वहां के डॉक्टर भी उलझन में थे कि मुझे क्या लगा है। थोड़ी देर बाद इलाज के बाद मुझे बिना अटेंडेंट के छोड़ दिया गया, क्योंकि घायल प्रदर्शनकारी लगातार आ रहे थे। उनके हाथ में अभी भी पैलेट के टुकड़े फंसे हुए हैं, जिससे उन्हें हिलाना मुश्किल हो रहा है। गैर घातक भीड़ नियंत्रक हथियार के रूप में वर्गीकृत पैलेट गन शिकार के शॉटगन की तरह काम करती है। प्रत्येक कारतूस में लगभग 300 से 500 छोटे शीशे के पैलेट भरे होते हैं, जो फायर होने पर लगभग कोन आकार में निकलकर बिखरते हैं और एक साथ कई लोगों को निशाना बना सकते हैं। मुख्य रूप से शीशे से बने इस गोली में धातु का बना पैलेट होता है, जो मानव त्वचा में आसानी से घुस जाते हैं और अक्सर मांसपेशियों के ऊतकों में गहराई तक फंस जाते हैं। नजदीक से फायर करने पर ये जानलेवा हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल कब कब हुआ है। बताया जाता है कि एक प्रदर्शनकारी शेख इरशाद मंसूरी को पूरे शरीर पर 40 पैलेट लगे, जिनमें उनकी आंखें, गर्दन और चेहरा इन जैसे महत्वपूर्ण अंग भी शामिल थे। यदि उन्होंने टुकड़ों को निकालने के लिए सर्जरी नहीं करवाई होती तो उनकी बाईं आंख की रोशनी जा सकती थी। शेख इरशाद मंसूरी को पूरे शरीर पर 40 पैलेट लगे, जिनमें आंखें, गर्दन और चेहरा जैसे महत्वपूर्ण अंग शामिल थे। पैलेट गन के इस्तेमाल का सबसे कुख्यात मामला 2016 में जम्मू कश्मीर से मिलता है, जब बुरहान वानी की मौत के बाद जमा हुए प्रदर्शनकारियों पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों ने बेतहाशा फायरिंग की थी। हजारों लोग घायल हुए, जिनमें राहगीर और बच्चे भी शामिल थे। श्रीनगर के अस्पताल में फटी हुई आंखों वाले पीड़ितों से भरे पड़े थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे बड़े पैमाने पर अंधापन का संकट करार दिया, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने स्थिति की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की। सदस्यीय समिति ने 2016 में स्पष्ट रूप से फैसला दिया कि पैलेट गन का इस्तेमाल केवल असाधारण दुर्लभतम स्थितियों में ही किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब दंगाई हिंसक हो जाएं, जीवन के लिए सीधा खतरा पैदा करें या सार्वजनिक सुरक्षा प्रतिष्ठानों को खतरे में डालें। 20 जुलाई को ऐसी कोई भी स्थिति नहीं थी।
इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व विशेष निर्देशक और आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद, जो कि पूर्व सांसद कीर्ति आजाद के भाई हैं, उन्होंने 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दायर की, जिसमें नागरिक सभाओं को तितर-बितर करने के लिए प्रोजेक्टाइल एक्शन गन, जिनमें पूरी तरह या आंशिक रूप से धातु के पैलेट भरी पंप एक्शन गन शामिल है, उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। आजाद ने कहा कि पैलेट गन पर 2 कारणों से सैद्धांतिक रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। एक यह कि आप ट्रिगर को नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन परिणाम को नहीं, जो धातु के छर्रों के क्लाउड बर्स्ट के शंकु आकार में फैलता है और शरीर के किसी भी हिस्से को लग सकता है, इसलिए आपका निशाना सटीक नहीं हो सकता। यहाँ तक कि यदि आप रबर बुलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पैर पर निशाना साध सकते हैं ताकि नुकसान कम हो, लेकिन पैलेट गन को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। उन्होंने ये बताया कि पैलेट गन का आविष्कार पक्षियों को मारने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने कहा कि मल्टीपल प्रोजेक्टाइल सिस्टम किसी भी विकसित लोकतंत्र में इस्तेमाल नहीं होते। हमें इनका इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पहले से ही गैर घातक भीड़ नियंत्रण उपायों की एक श्रृंखला है और विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। यदि स्थिति बहुत अधिक हो जाए तो सुरक्षा बल दूरी बनाए रखे, पानी की तोप या आंसू गैस का इस्तेमाल करें। जब प्रदर्शनकारी बेहद नजदीक आ जाएं तो लाठी चार्ज का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन यदि ऐसे अराजकता के बीच पैलेट गन चलाई जाए तो पैलेट बेतरतीब ढंग से बिखरेंगे, जिसके घातक परिणाम होंगे। पुलिस बल के अत्यधिक इस्तेमाल में पैलेट गन की तैनाती से आगे की भी बात शामिल थी। कई युवा प्रदर्शनकारियों को लाठियों से गंभीर चोटें आई। 100 से भी अधिक प्रदर्शनकारियों की हड्डी टूटने, सिर की चोट और पसलियां टूटने के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक 19 वर्षीय छात्र की आंखों की रोशनी स्थायी रूप से जा सकती है। एक पुलिस अधिकारी 20 जुलाई को जंतर मंतर प्रदर्शन स्थल पर मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल वाहन से सीसीटीवी फुटेज की निगरानी कर रहा है। पहचान से बचने के लिए दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के कई कर्मियों ने अपने नाम टैग ही नहीं पहने। यह सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का सीधा उल्लंघन है जिसमें अधिकारियों को हर समय स्पष्ट रूप से अपने नेम टैग और बैज नंबर प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। कई लोग नागरिक कपड़ों में भी थे, यानी कि सिविल ड्रेस में थे। कई महिलाओं को पुरुष पुलिस अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से छुआ गया, छेड़ा गया, थप्पड़ मारा गया और शारीरिक रूप से हमला किया गया। एक वीडियो में एक पुरुष पुलिस अधिकारी को एक महिला के निजी अंगों में लाठी ठोकने की कोशिश करते देखा जा सकता है। कुछ लाठियों में लोहे की कीलें भी लगी हुई थी, जो चोटों की गंभीरता बढ़ाने का स्पष्ट रूप से अवैध कदम था। दिल्ली पुलिस पर प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने के लिए अनुचित तरीकों का सहारा लेने का भी आरोप है। प्रदर्शन स्थल के पास कम से कम 2 तोड़ी फोड़ी गई कारें पाई गई, जबकि क्षेत्र की ओर जाने वाली सभी सड़कें कई दिनों से सील थी। वाहन वहां नहीं जा सकते थे, अब तक कि उन्हें जानबूझकर न रखा गया हो। 20 जुलाई की सुबह प्रदर्शन स्थल के पास पत्थरों से भरा एक ट्रक रहस्यमय तरीके से दिखाई दिया। न्यूज लॉन्ड्री की जांच में पाया गया कि ट्रक को दिल्ली पुलिस ने 16 जुलाई को जब्त किया था और वह पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की कस्टडी में था। ट्रक प्रदर्शन स्थल के आसपास कैसे पार्क हुआ, इसकी व्याख्या दिल्ली पुलिस को अभी तक करनी बची है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमोद कांत ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए पुलिस के आचरण में गलतियों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि भीड़ के आकार का अनुमान लगाने में गंभीर चूक हुई। प्रारंभिक अनुमान जो भी रहा हो, तैयारियां उसी आकलन के अनुरूप थी, जो गलत साबित हुआ। यह स्पष्ट है कि किसी ने भी सभी दिशाओं से आने वाली भीड़ की भयावहता के लिए तैयारी नहीं की थी। कांत ने आगे जोर दिया कि बिना नेम टैग के काम करने वाले और प्रदर्शनकारियों पर हमला करने वाले पुलिस अधिकारी स्थापित मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि बिना नेम टैग या पहचान के कोई अधिकारी आधिकारिक ड्यूटी नहीं निभा सकता। जब एक पुलिस टुकड़ी गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए तैनात की जाती है तो सामूहिक जिम्मेदारी और सामूहिक सुरक्षा दोनों होती है। हालांकि यहाँ दर्ज किए गए जैसे व्यक्तिगत दुराचार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वे जांच की मांग करते हैं। कई प्रदर्शनकारियों ने स्थल पर सामूहिक निगरानी के इस्तेमाल की भी शिकायत की है। 6 जून से दिल्ली पुलिस फोटोग्राफर टैग पहने कई फोटोग्राफर प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें लेते देखे गए। वकील सुभाष चंद्रन और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव आयशे घोष द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक पीआईएल में तर्क दिया गया कि पुलिस की इस किस्म की निगरानी प्रदर्शनकारियों की शारीरिक गोपनीयता और गरिमा में घुसपैठ है। उदाहरण के लिए कई महिला प्रदर्शनकारी बारिश से भीगे कपड़ों में अपना विरोध जारी
जारी रखे हुए थी। पुलिसकर्मी कथित तौर पर उनकी तस्वीरें और वीडियो लेते रहे। कई प्रदर्शनकारियों को लगता है कि संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। प्रदर्शनों के दौरान कई पुलिस अधिकारियों को वीडियो रिकॉर्डिंग स्मार्ट ग्लासेस पहना देखा गया, जो व्यक्तियों को उनकी जानकारी के बिना रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये भी पाया गया कि ये ग्लास डायमेंशन NXG प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अजनालेंस ब्रांड नाम के तहत विकसित किए गए हैं। अजनालेंस एक डीप टेक स्टार्टअप है जो IIT बॉम्बे में जन्मा है। यह लेंसकार्ट की इन्वेस्टर के साथ एक अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी से बनी हुई है। CPIM से राज्यसभा सदस्य AA रहीम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अन्य PIL में दिल्ली पुलिस द्वारा किसी वैधानिक ढांचे या सार्वजनिक रूप से बताए गए सुरक्षा उपायों के बिना फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और अन्य बायोमेट्रिक निगरानी उपकरणों के इस्तेमाल को चुनौती दी गई। दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन के दौरान 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च के दौरान पैलेट गन से कम 10 लोग घायल हुए हैं। हालिया RTI के जवाब में ये जानकारी सामने आई है। अब तक पैलेट गन से घायल 5 लोगों के बारे में रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन हालिया आंकड़ों के आने के बाद घायलों की पुष्ट संख्या कम से कम 2 गुनी हो गई है। महत्वपूर्ण यह है कि सरकार ने संसद में किसी प्रकार की फायरिंग से साफ इनकार किया है, जो कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब तलब कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद साकेत गोखले द्वारा दाखिल RTI जवाब में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ने बताया कि 9 लोग पैलेट गन से जख्मी हुए थे। वहीं सफदरजंग ने RTI के जवाब में कहा कि एक व्यक्ति पैलेट गन से घायल हुआ था। साकेत गोखले ने कहा कि एम्स और राम मनोहर लोहिया की ओर से जवाब आना बाकी है। आंदोलन स्थल पर दिल्ली पुलिस ने एक मोबाइल निगरानी वाहन इक्शना तैनात किया था, जो 360 डिग्री और वेरी फोकल कैमरों से लैस है, जो रियल टाइम फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर में लाइव फुटेज फीड करते हैं, ताकि भीड़ के सदस्यों का आपराधिक डेटाबेस से मिलान किया जा सके। ये वाहन आदित्य इंफोटेक लिमिटेड द्वारा CP+ ब्रांड नाम से विकसित किया गया है। यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि यूरोपीय संघ ने सार्वजनिक रूप से सुलभ स्थानों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा FRT इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस अपनी सभी आंदोलनों से निपटने में उच्च हस्तक्षेप और क्रूरता के लिए जानी जाती है। 2016 के JNU प्रदर्शनों से लेकर 2019 के जामिया मिलिया इस्लामिया युद्ध प्रदर्शनों तक, जब पुलिस उसके पुस्तकालय में घुस गई और छात्रों को लाठियों से पीटा, जिसके परिणाम स्वरूप एक छात्र की बाईं आंख की रोशनी स्थायी रूप से चली गई। CJP प्रदर्शन में नई बात यह है कि तकनीक का चुपके से इस्तेमाल है, जो शायद डीप स्टेट की भागीदारी को दर्शाता है। आश्चर्य नहीं कि दिल्ली पुलिस पर जनता का विश्वास सर्वकालिक निचले स्तर पर है और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग जोर पकड़ रही है। JNU 2016 से लेकर जामिया 2019 तक दिल्ली पुलिस की क्रूरता के कई उदाहरण हैं, लेकिन 20 जुलाई को नई बात थी कि चुपके से टेक्नोलॉजी और पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। तो सवाल सीधा है कि जब खतरा नहीं था तो पैलेट क्यों चली? जब कानून है तो नेम टैग क्यों नहीं थे? और बिना इजाजत निगरानी क्यों हुई? जनता का भरोसा टूट रहा है और इसलिए गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज हो रही है। क्या लगता है आपको? कमेंट में लिखिए अपनी सारी बातें जो आपने इस प्रदर्शन के दौरान देखी, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके मन में क्या विचार है, वो सभी बातें आप कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और रिपोर्ट्स के लिए द लेंस को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ये रिपोर्ट थी द लेंस के सहयोगी आवेश तिवारी की।